माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने का ऐलान किया। बोले, ये है नव औपनिवेशिक औजार। अब पश्चिम अफ्रीका के सैन्य शासित देश बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने की घोषणा की है। उन्होंने इसे नवौपनिवेशिक साम्राज्यवादी औजार बताया। अफ्रीका से उम्मीद की जाती थी कि वो चुपचाप बैठेगा, जबकि यूरोप के काले चौगा पहने न्यायाधीश तय करेंगे कि कौन अपराधी है और कौन नहीं। लेकिन बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने उस भ्रांति को तोड़ दिया। सिर्फ एक घोषणा में उन्होंने अदालत की साख को जला डाला और उजागर कर दिया कि वो हमेशा से क्या था। न्याय के नाम पर औपनिवेशिक अदालत। 20 सालों से अदालत सार्वभौमिक होने का नाटक करती रही, लेकिन उसका असली शिकार क्षेत्र केवल अफ्रीका था। जॉर्ज बुश अछूता, टोनी ब्लेयर अछूता, इमैनुएल मैक्रों अछूता, लेकिन अफ्रीकी नेता वो थे हेग के लिए ट्रॉफियां। अब साहिल ने कह दिया, बस बहुत हुआ। ये सिर्फ बाहर निकलना नहीं, ये एक बगावत है। बरसों बाद अफ्रीकी देशों ने पश्चिम से कह दिया, तुम्हारे कानून हमारी जंजीर नहीं, तुम्हारी अदालत हमारा मालिक नहीं और तुम्हारी मंजूरी हमें नहीं चाहिए। लेकिन सवाल है, इसका असर अफ्रीका पर क्या होगा? 23 सितंबर 2025 की सुबह बुर्किना फासो, माली और नाइजर की सैन्य सरकारों ने एक साझा बयान जारी किया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से अदालत छोड़ने का ऐलान किया। संदेश सख्त और साफ था, न कोई समीक्षा, न कोई समिति, न कोई देखेंगे सोचेंगे। ये था सीधा ब्रेक। अदालत, जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय न्याय की निर्णायक मानती थी, उसे इनके शब्दों में नव औपनिवेशिक दमन का औजार घोषित किया गया। इस कदम से इन 3 सरकारों ने खुद को उस संस्था की पहुंच से बाहर कर लिया जो सालों से उनके नेताओं, उनके सैनिकों और यहां तक कि उनकी संप्रभुता पर मंडरा रही थी। इस फैसले का प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है। ये कोई मामूली व्यापारिक निकाय से बाहर निकलना नहीं है। यह है 3 अफ्रीकी देश मिलकर यूरोप और पश्चिम से कहना, तुम्हारी अदालत हमारा भविष्य नहीं। इनका ऐलान और भी विस्फोटक इसलिए है क्योंकि ये देश स्थिर लोकतंत्र नहीं है। ये विद्रोह, युद्ध और अस्थिरता में फंसे हुए देश हैं। इनमें से हर एक पर सैन्य झुंडा शासन कर रहा है, जिसने 2020 से 23-23 के बीच तख्तापलट से सत्ता हथियाई। हर एक देश विद्रोहियों से जूझ रहा है, जिन्होंने साहेल को दुनिया का सबसे घातक संघर्ष क्षेत्र बना दिया। और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने के लिए झुकने की बजाय उन्होंने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया। ये दुस्साहसिक कदम ब्रुसेल्स से वॉशिंगटन तक के कूटनीतिक हलकों को हिला चुका है। यही वजह है कि पश्चिम बेचैन है। ये सिर्फ एक कानूनी वापसी नहीं, ये उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सार्वभौमिकता के दावे में दरार है जो चुनिंदा रूप से लागू होती हैं। अगर आज 3 देश बाहर निकल सकते हैं तो कल 5 और क्यों नहीं? अगर अफ्रीकी संघ, जो पहले से ही अदालत पर संदेह करता है, इस कदम का समर्थन कर दे तो अदालत की वैधता पूरी तरह ढह सकती है। असल ब्रेकिंग न्यूज़ ये नहीं कि बुर्किना फासो, माली और नाइजर बाहर जा रहे हैं। असल ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि उन्होंने अदालत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने अदालत पर वैश्विक जनमत की अदालत में मुकदमा चला दिया। उसके पाखंड को अफ्रीकी जनता के सामने उजागर कर दिया, जनता जिसे पहले से ही शक था। और इस इल्जाम को हेग से आने वाले कितने भी प्रेस रिलीज मिटा नहीं सकते। अब सवाल है, ये इल्जाम इतना चुभता क्यों है? क्यों ये सिर्फ साहेल ही नहीं पूरे महाद्वीप में गूंजता है? इसका जवाब है अदालत का इतिहास। सन 2002 में जब अदालत बनी तो अफ्रीकी देशों ने सबसे पहले दस्तखत किए। तब उम्मीद थी कि अब तानाशाहों और युद्ध सरदारों का युग खत्म होगा। लेकिन अदालत की पहली जांचें अफ्रीका में ही शुरू हुईं। युगांडा, कांगो और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, फिर सूडान का राष्ट्रपति उमर अल बशीर, फिर केन्या, फिर आइवरी कोस्ट, फिर लीबिया। नक्शा लगभग अफ्रीका का नक्शा बन गया। पहले 30 आरोपियों में लगभग सभी अफ्रीकी थे। ये संयोग नहीं, ढांचा ही ऐसा था। शक्तिशाली देश अमेरिका, रूस, चीन ने अदालत में शामिल ही नहीं हुए। उन्होंने खुद को बाहर रखा और अफ्रीकी देशों को शामिल होने को कहा। नतीजा, असमान खेल का मैदान। अमेरिका का राष्ट्रपति इराक पर हमला करता है और कुछ नहीं होता, लेकिन अफ्रीकी जनरल अदालत में घसीटे जाते हैं। अफ्रीकी संघ ने इसे नोटिस किया। 2000 के दशक में ही गुस्सा उभरने लगा। सम्मेलनों में कहा जाने लगा, अदालत अफ्रीकियों का शिकार कर रही है। टोनी ब्लेयर पर लीबिया के लिए मुकदमा नहीं, निकोलस सरकोजी पर कोई केस नहीं, किसी पश्चिमी जनरल पर अफगानिस्तान के लिए कुछ नहीं। लेकिन अफ्रीकी राष्ट्रपति सालों अदालत में अटके रहे। औपनिवेशिक अपराधों को कभी छुआ तक नहीं। रवांडा में फ्रांस, कांगो में बेल्जियम, केन्या में ब्रिटेन, कुछ भी अदालत के एजेंडा में नहीं आया। इससे अदालत अफ्रीकियों को न्याय नहीं, बल्कि यूरोप के अपराधों को मिटाने और अफ्रीका को शर्मिंदा करने का औजार लगी।
2016 में बुरुंडी ने सबसे पहले बाहर निकलने का ऐलान किया। दक्षिण अफ्रीका ने भी कहा, लेकिन फिर पीछे हट गया। केन्या ने अदालत की अवहेलना की। अदालत की साख धागे पर लटकी थी। वो धागा टूटा जब साहिल के देशों ने कह दिया, अब खोने को कुछ नहीं। लीबिया पर चुप्पी उन्हें पहले ही नाराज कर चुकी थी। विद्रोह के बीच अपने सैनिकों पर जांच की धमकी उन्हें आखिरी धक्का लगी। इस तरह अदालत ने नैतिक ताकत खो दी। तो जब बुर्किना फासो, माली और नाइजर बाहर निकले, ये नई बात नहीं बल्कि पुराने विरोध की परंपरा का तार्किक नतीजा था। लेकिन अब बड़ा सवाल है, अदालत की जगह कौन लेगा? न्याय गायब नहीं हो सकता। किसी को युद्ध अपराधों, अत्याचारों और घावों का हिसाब करना होगा। यही हमें असली मुद्दे तक ले जाता है। साहिल के युद्धों में संप्रभुता का मतलब क्या है? और इन देशों ने सब कुछ दांव पर लगाकर न्याय अपने हाथ में क्यों लिया? यह समझने के लिए हमें हेग की संगमरमर की इमारतों से निकलकर साहिल की धूल और खून में जाना होगा। ये यूरोप नहीं है जहां न्याय सेमिनार कक्ष में बहस का विषय है। ये वो इलाका है जहां गांव रातों में जलाए जाते हैं, बच्चे हथियारबंद गिरोहों में गुम हो जाते हैं और पूरे प्रांत सरकार के काबू से बाहर हो जाते हैं। यहाँ संप्रभुता कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। गिरावट 1 दशक पहले शुरू हुई जब नाटो का लीबिया युद्ध गद्दाफी का हथियार खाना तोड़ गया और साहेल में हथियार भर गए। विद्रोही, तस्कर और भाड़े के सैनिक दक्षिण की ओर फैल गए। जो छोटे विद्रोह थे वो बड़े आंदोलन बन गए। आज साहेल दुनिया का सबसे घातक संघर्ष क्षेत्र है। यहाँ मौतों की संख्या पश्चिम एशिया से भी ज्यादा है। माली के किसान खेत में बीज बोने से डरते हैं क्योंकि विद्रोही बारूदी सुरंगें लगाते हैं। बुर्किना फासो में पूरे कस्बे खाली हो गए हैं। नाइजर की सीमाएं युद्ध भूमि बन चुकी हैं। लोग विद्रोहियों की क्रूरता और थके हारे सैनिकों के कठोर जवाब के बीच फंसे हैं। इसी दबाव में पुरानी सरकारें गिरीं। चुनाव से आई सरकारें विदेशी सैनिकों और दानदाताओं पर निर्भर थीं, लेकिन संकट रोक न सकीं। सैनिक जिन्होंने अपने साथियों को घात में मरा देखा, अपने घर उजड़े देखे, बिना साधनों के लड़े। उन्होंने हथियार विद्रोहियों पर ही नहीं, अपनी ही सरकारों पर भी ताने। आज की झुंटा दुर्घटना नहीं, युद्ध की पैदाइश है। और यहाँ संप्रभुता गैर मोलभावी हो गई। हर विदेशी शर्त, हर सहायता की शर्त, हर बाहरी जांच उनके लिए अस्तित्व का खतरा है। वे कहते हैं, पश्चिम ने लीबिया में आग लगाई और अब अफ्रीकियों को सिखाना चाहता है कि कैसे बुझाओ। इसीलिए अदालत, जो उनके सैनिकों की जांच की बात करती थी, असहनीय बन गई। साहिल में सैनिक कोई दूर के अधिकारी नहीं, वो इन्हीं गांवों के बेटे, भाई और चचेरे भाई हैं। हेग में उन पर इल्जाम लगाना दरअसल मातृभूमि की रक्षा को अपराध कहना है। संदेश साफ है, अफ्रीकी सेनाओं को बाहर वाले जज नहीं करेंगे, खासकर उन जंगों के लिए जिनकी जड़ बाहर वालों ने बोई। लेकिन ये सिर्फ बचाव नहीं, बदलाव है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर अदालत को ठुकराकर कह रहे हैं, अब हम नियम खुद बनाएंगे। हमें अब आयातित मॉडल पर भरोसा नहीं। स्टोरी विद टांजरोल।